साल 1912 का था। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और पहाड़ों की ठंडी हवाओं में उस समय एक अलग ही सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें प्रकृति बोलती नहीं पर कुछ छुपा हुआ जरूर महसूस होता था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसे छोटे से गांव भावली और उसके बिल्कुल पास फैला था बिरथी का घना, प्राचीन और रहस्यमय जंगल। उस जंगल में दिन में भी धूप जमीन पर पूरी तरह नहीं उतरती थी और रात होते ही ऐसा लगता था मानो पेड़, मिट्टी और हवा सब में किसी अदृश्य शक्ति की आंखें उगाती हों। लोग जंगल का नाम धीरे बोलते थे, जैसे वह सुन लेगा। कहते थे, वह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, आत्माओं का भी इलाका है। और फिर उस साल कुछ ऐसा होने लगा जिसने पहाड़ के पत्थरों को भी कंपा दिया। लोग गायब होने लगे, बिना शोर, बिना लड़ाई, बिना किसी की चीख सुने। पहले ये हादसे माने गए, फिर किस्मत, और अब गांव वालों की आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा। हर इंसान फुसफुसाकर एक ही बात कहता, जंगल में कोई जाग गया है, कोई जो इंसानों को शिकार समझ रहा है। लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता था कि डर कितना गहरा है और उसका असली रूप क्या है। बस इतना तय था, उस साल बिरथी जंगल के सन्नाटे में केवल पेड़ों की हवा नहीं गूंज रही थी, बल्कि मौत की धीमी, सुनियोजित चाल भी साथ चल रही थी। अब दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिन लिसनर ने पिछली कहानी को कमेंट्स के जरिए जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिन लिसनर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी कर ले और वीडियो को लाइक करे और हाई पॉइंटर्स भी जरूर दिया करे। आप चाहे छोटा सहयोग दें या बड़ा, लेकिन हमारे इस स्टोरी शॉर्ट परिवार में आपका हर योगदान बहुमूल्य होगा, क्योंकि याद रखना, आपका हर सपोर्ट ही प्रेरणा बनकर अगली कहानी को जन्म देता है। अब दिल थाम कर बैठिए, लाइट्स बंद कर दीजिए, मोबाइल कान के थोड़ा और करीब लाएं, क्योंकि आज की कहानी आपकी आंखों देखी जैसी घटना होगी। एक ऐसी घटना जो ब्रिटिश राज के दौरान उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुई थी, जहां बिरथी का जंगल धीरे धीरे एक कब्रिस्तान बन रहा था। और आज हम उसी जंगल के डर में बीचों बीच उतरेंगे। और दोस्तों, आज हम चलने वाले हैं उत्तराखंड के घने जंगलों में, और आज हम एक और खतरनाक कहानी शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मौत की दस्तक, जिसका आज पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की बर्फीली हवा उस सुबह असामान्य रूप से भारी और बोझिल थी, मानो किसी अनदेखी विपत्ति की पूर्व चेतावनी दे रही हो। बिरथी के घने जंगल, जहां देवदार और बांज के विशाल पेड़ सदियों से खड़े थे, उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप थे। आमतौर पर सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की उछल कूद और दूर कहीं से आती गायों की घंटियों की आवाज हवा में समाई रहती थी। लेकिन आज हर दिशा में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान की सांसें भी शर्म से हल्की हो जाएं। इसी जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव भावली में पत्थर और काली स्लेट से बने घरों की कतार दुख और चिंता में डूबी हुई थी, और गांव के लोग उसी चुप्पी के साथ अपने अपने काम में लगे थे। इसी गांव में रहने वाली गंगा देवी, जो उम्र में लगभग 55 वर्ष की थी और जिन्हें इलाके में पहाड़ी वैद्य के रूप में जाना जाता था, रोज की तरह उस सुबह जंगल की ओर जड़ी बूटियां लेने निकली। उनके पास वर्षों का अनुभव था, कौन सी जड़ बुखार में काम आती है, कौन सी छाल शरीर की जख्मों को भर देती है और कौन सी पत्ती सांप के जहर की तरह काम करती है। इस जान ने उन्हें गांव में सम्मान भी दिया था और भरोसा भी। उन्होंने कंधे पर बांस की टोकरा बांधा, अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई और बिना किसी डर के उस जंगल की तरफ बढ़ चली, जहां वह बचपन से आती रही थी। जैसे ही वो बिरथी जंगल में दाखिल हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई। सूरज की किरणें इन पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से ऐसे छनकर जमीन पर गिर रही थी, जैसे किसी टूटे हुए शीशे से प्रकाश गुजर रहा हो। पत्तों के नीचे नम मिट्टी की गंध, दूर बहते किसी झरने की आवाज और जंगल की बेहद पुरानी शांत ऊर्जा उनके कदमों के साथ चल रही थी। वो कभी झुककर छाल खुरचतीं, कभी पत्तियों को उंगलियों के बीच घुमाकर उसकी बनावट से पहचानतीं,
और कभी हल्की मुस्कुराहट के साथ आकाश की ओर देखतीं, मानो जंगल उनसे बात कर रहा हो और वह उससे। लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल की वह परिचित शांति एक अजीब बेचैनी में बदल गई। पहले दूर से पत्तों में हल्की हलचल सुनाई दी, इतनी हल्की कि कोई कह सके शायद हवा चली होगी। फिर वही आवाज दोबारा आई, इस बार धीमी, भारी और किसी बड़े जीव की मौजूदगी का एहसास कराती हुई। गंगा देवी ने चलना बंद कर दिया। उनका दिल धीमे धीमे धड़कने लगा और उनकी अनुभवी आंखों में वह डर उतर आया जो जंगल को पढ़ने वाले लोगों के भीतर बिना शब्दों के पैदा हो जाता है। उन्होंने छड़ी थोड़ा मजबूत पकड़ ली और तेज कदमों से वापस पगडंडी की दिशा में लौटने लगी। लेकिन वही सन्नाटा अब एक अदृश्य नजर बनकर उनके पीछे चल रहा था। अचानक, बिना किसी चेतावनी, बिना किसी आवाज, जन्मजात शिकारी की फितरत के साथ एक भयानक दहाड़ जंगल में गूंज उठी। ऐसी दहाड़ जिसने पेड़ों की चोटी से लेकर उनके पैरों तक जैसे धरती को हिला दिया हो। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उनकी सांस वहीं थम गई। झाड़ियों के बीच दो पीली चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं, भूखी, ठंडी, योजनाबद्ध और इंसान के मांस की आदत डाल चुकी आंखें। उन आंखों के ऊपर चोटों और पुराने युद्धों के निशानों से भरा विशाल चेहरा था। वो एक बाघ था, पर सिर्फ बाघ नहीं। उसके हाव भाव में जंगली पशु की सहजता नहीं, बल्कि किसी अनुभवी हत्यारे की सोच थी। वह पहले मनुष्यों का सामना कर चुका था और अब उसे पता था कब हमला करना है। इससे पहले कि गंगा देवी आवाज निकाल पाती या भाग पाती, वह दानव जैसी ताकत के साथ छलांग लगाकर उन पर टूट पड़ा। उसकी भारी छलांग, उसके नुकीले पंजों की पकड़ और गंगा देवी की कांपती हुई दबी चीख जंगल ने पूरा निगल ली, जैसे उस आवाज को हवा तक ले जाने का अधिकार जंगल को न हो। उनकी छड़ी जमीन पर गिरकर घूमा, टोकरी दूर जा गिरी और मिट्टी पर पंजों के गहरे निशान बनते चले गए, उस दिशा में जहां वो बाघ उन्हें अंधेरे में घसीट रहा था। शाम हो चुकी थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और जैसे ही गांव वालों को पता चला कि गंगा देवी अब तक घर नहीं लौटीं, पूरे भावली गांव में घबराहट फैल गई। मशालें जलाई गई, पुरुषों ने मोटे डंडे और लाठियां उठाई और भय से भरे कदमों के साथ खोज शुरू हुई। लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे तो वहां उन्हें केवल टूटी हुई शाखाएं, मिट्टी में फैले खून के धब्बे और गंगा देवी की वह टूटी हुई लकड़ी की छड़ी मिली, जिसे देखकर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब समझ चुके थे कि जंगल ने आज सिर्फ एक इंसान को नहीं निगला, बल्कि इंसानों और मौत के बीच बची आखिरी दीवार भी गिरा दी थी। उस समय आसमान लाल होता होता धीरे धीरे काला हो रहा था और पहाड़ों के ऊपर चढ़ती ठंडी हवा और भी तेज चलने लगी थी, मानो अपने साथ किसी अनखे खरे की चेतावनी लेकर आई हो। मशालों की लौ से पेड़ों पड़ती पर छाया ऐसे कांप रही थी जैसे कोई अदृश्य उन्हें छूकर गुजर रहा हो और उनकी निगरानी कर रहा हो। खोज में गए गांव के 10 लोगों के कदम उस जगह पर जाकर थम गए जहां मिट्टी में घसीटने के निशान थे, खून के छोटे छोटे छिटकाव थे और बाघ के गहरे पंजों के ताजा निशान मिट्टी में धंसे हुए थे। हवा भारी थी और उस जगह पर डर को महसूस किया जा सकता था, मानो वह मिट्टी और पत्तों की खुशबू में मिल गया हो। गंगा देवी की बांस की टोकरा एक छाड़ी में फांसी हुई थी और उनकी पुरानी लकड़ी की छड़ी आधी मिट्टी में दबी पड़ी थी। लेकिन अब इन चीजों में जीवन नहीं था, सिर्फ एक भयावह घटना का मौन प्रमाण था। तभी एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में धीरे से कहा, आगे मत बढ़ो, सूरज ढल चुका है और अब यह जंगल हमारा नहीं रहा। उस वाक्य ने सबके दिल की धड़कनें और तेज कर दी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके चेहरों पर लिखी दहशत साफ दिखाई दे रही थी, वही दहशत जो किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है जिसे महसूस हो जाए कि मौत बहुत पास है और बस इंतजार कर रही है। मशाले हाथों में कांप रही थी, हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और हवा इतनी चुप थी कि किसी को लग रहा था अगर किसी ने जरा भी तेज सांस ली तो शायद वह खूंखार दरिंदा अंधकार से बाहर निकल आएगा। आखिरकार सबकी आंखों में एक ही सच्चाई साफ थी, रात में उस जानवर को ढूंढना मतलब खुद मौत को बुलावा देना।
इसलिए बिना किसी बहस के, बिना किसी आवाज के वे सभी धीरे धीरे जंगल से पीछे हटने लगे। मशालों की रोशनी अब पेड़ों से दूर होती जा रही थी और जैसे जैसे वे गांव की ओर लौट रहे थे, पीछे वह काला जंगल उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वह और भूखा हो चुका हो और अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। डरे सहमे वह 10 आदमी गांव पहुंचे और जब गांव के प्रधान ने उनसे पूछा, गंगा देवी का कुछ पता चला? तो उन लोगों की खामोशी और डर से भरी आंखों ने वह जवाब दे दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्रधान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि यह बात अब साफ थी। गंगा देवी पर किसी जंगली जानवर, संभवतः बाघ, ने हमला किया था। उस रात गांव में किसी ने खाना नहीं बनाया, न कोई दिया जला, न किसी घर में चूल्हा। आज रात गाय भैंसों को खुले आंगन में नहीं बल्कि अंदर मजबूत लकड़ी के बाड़ों में बांध दिया गया ताकि उनके रंभाने की आवाज बाहर न जाए। घरों के दरवाजों को मोटी लकड़ी और लोहे की कीलों से बंद कर दिया गया और बच्चे अपनी मांओं से चिपककर सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर जिंदा था। उस रात पूरा गांव जागता रहा और हवा में सिर्फ एक सवाल तैरता रहा, अगर आज गंगा देवी तो अगला कौन होगा? अगली सुबह जब सूरज पहाड़ों के ऊपर झांका और हल्की सुनहरी किरणें गांव के छप्परों पर पड़ीं, तब भी लोगों के चेहरों से डर मिटा नहीं था। जंगल की ओर जाने वाली पगडंडियां खाली पड़ी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी रात की घटना को अपने भीतर एक राज की तरह छिपाए खड़े हों। कुछ लोग उस जगह तक गए जहां कल खून और पंजों के निशान मिले थे, लेकिन उससे आगे कोई नहीं बढ़ा। हाथों में पकड़ी लाठियां अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी, क्योंकि लोगों के मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर वह बाघ अभी कहीं आसपास हो। आखिर गांव के बुजुर्गों, सरपंच और जवान पुरुषों ने निर्णय लिया, अब सिर्फ डंडों और हिम्मत से यह राक्षसी खतरा नहीं रुकेगा। यह अब जंगल की घटना नहीं, यह इंसानों के खिलाफ युद्ध बन चुका था। इसीलिए 5 आदमी बर्थी पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर वन विभाग की चौकी पहुंचे। वहां मौजूद वन रक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट, जो वर्षों से इस इलाके की जंगलों और जंगली जानवरों का व्यवहार समझते थे, ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे की शांति धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उन्होंने कागज पर दर्ज किया, इंसान लापता, खून के निशान, टोकरा और छड़ी मिली, शव नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण यह तीसरी घटना थी लगातार 3 महीनों से। फाइल बंद करते हुए उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब यह साधारण घटना ही रही, यह बाघ अब आदमखोर बन चुका है। उस रात आधिकारिक रिपोर्ट पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय भेजी गई और गांव में फिर रात डरी हुई थी। पिथौरागढ़ स्थित ब्रिटिश भारत वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट पढ़ी और विचार विमर्श किया। अंततः आदेश जारी हुआ, जांच आवश्यक है। हमें ऐसा अधिकारी चाहिए जिसने पहले भी आदमखोर से सामना किया हो, और नाम चुना गया कप्तान एडवर्ड जोनाथन मार्शल, उप वन संरक्षक अधिकारी। उन्हें आदेश था बिरथी पहुंचकर जांच करें और सत्य का पता लगाएं। 3 दिन बाद सुबह, जब धुंध अब भी पहाड़ियों पर चिपकी हुई थी, तभी कप्तान एडवर्ड अपने चमड़े के जू की मजबूत चाल के साथ चौकी के बाहर दिखाई दिए। उनके साथ 2 सिपाही थे, शेर सिंह और विजयनाथ, बंदूकें संभाले और कदम सावधानी से रखते हुए। हवा में सिर्फ ठंड नहीं थी, उसमें एक बेचैनी थी, एक खामोशी थी, मानो जंगल खुद जानता हो कि आज कोई ऐसा व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा है जो उससे डरता नहीं बल्कि उसे चुनौती देने आया है। कप्तान ने गांव की ओर जाने वाला संकरा पहाड़ी रास्ता पकड़ा। दोनों ओर ऊंचे बांज और चीड़ के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से उस जंगल की अंधेरी कहानी के साक्षी हो। चलते चलते कप्तान बार बार मिट्टी को देखते, घुटनों के बल झुककर निशानों को पढ़ते, पत्तों की दिशा और टूटन की बनावट समझते, मानो वह जंगल की भाषा सुन रहे हो और वह भाषा उन्हें हर पल यह कह रही हो, तुम अब मेरे क्षेत्र में हो। एक जगह रुककर उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, यह निशान ताजा है, इसका मतलब बाघ यहीं आसपास है। इतना सुनते ही हवा और ठंडी लगने लगी। आगे रास्ता घना होने लगा, झाड़ियां कोटीली थी और कई जगहों पर पत्ते बिना हवा के भी हिल रहे थे।
जैसे कोई छुपा हुआ शिकारी उनकी हर चाल देख रहा हो। कभी कभी अचानक कोई पक्षी चीख उठता और तीनों के हाथ बंदूक पर कस जाते, लेकिन फिर सब वैसा ही शांत, वैसा ही भारी, वैसा ही प्रतीक्षा भरा। और जैसे जैसे बिरती गांव नजदीक आया, जंगल कम हुआ, लेकिन खामोशी नहीं। शाम फिर लाल हो रही थी और उस लालिमा में गांव के घर दिखाई देने लगे, छोटे, शांत, लेकिन डर से झुके हुए। कप्तान गांव में पहुंचे। लोग दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया, लेकिन हर दरवाजे और खिड़की के पीछे से निगाहें उनका पीछा करती रही, उम्मीद, डर और सवालों से भरी हुई। कप्तान एडवर्ड रुके नहीं। उनकी चाल वही थी, स्थिर और तेज, लेकिन गांव वालों की खामोशी में छुपा डर वह साफ समझ चुके थे। इस आगमन के साथ गांव में एक अनकहा एहसास फैल गया, जैसे जंगल और इंसानों के बीच चल रही अदृश्य लड़ाई में अब कोई नया योद्धा उतर आया हो। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि इस पहाड़ और जंगल में सिर्फ एक बाघ नहीं, बल्कि एक इंतजार करती मौत उसका स्वागत कर रही थी। गांव पहुंचने के बाद कैप्टन एडवर्ड और उसके दोनों सिपाहियों का स्वागत गांव के प्रधान ने किया। रास्ते की लंबी थकान और उस जंगल के डरावने सन्नाटे ने सबके चेहरों पर थकान के साथ बेचैनी भी छोड़ दी थी। प्रधान ने तुरंत उनके लिए चाय बनवाने का इंतजाम किया और कुछ ही देर बाद मिट्टी के कपों में उबलती हुई गर्म चाय उनके सामने रख दी गई। वो चाय ना सिर्फ स्वाद में गर्म थी, बल्कि उस ठंडी हवा और पहाड़ों की कंपकंपी में उनके लिए किसी राहत से कम नहीं थी। कैप्टन ने एक लंबा घूंट लिया, मानो उस चाय के साथ उसकी चिंता भी थोड़ी देर के लिए हल्की हो गई हो। चाय खत्म होने के बाद कैप्टन ने सीधी नजर प्रधान की ओर उठाई और गंभीर लहजे में पूछा, हमले के बारे में बताइए। कौन था वो और कब ये हुआ? प्रधान की आंखों में अचानक एक डर, एक असहायपन सा उभर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, ये पहला हमला नहीं है, ये तीसरा है। इन शब्दों ने वातावरण का तापमान जैसे अचानक कम कर दिया। कैप्टन और दोनों सैनिकों की निगाहें चौकन्नी हो गई। प्रधान ने कांपती आवाज में आगे कहा, 2 महीने पहले 2 आदमी लापता हुए थे और अब इस तीसरे महीने में गंगा देवी। उसके ये बोलते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर की एक और परत उतर आई। कैप्टन चुपचाप सुन रहा था। कभी उसकी आंखें सिकुड़तीं, कभी माथे पर गहरी लकीरें उभरतीं। वो समझ चुका था कि मामला सिर्फ किसी जंगली जानवर का नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा खतरनाक और अजीब था। कुछ ही देर बाद उन लोगों को बुलाया गया जिन्होंने जंगल में खून और पैरों के निशान देखे थे। हर आदमी घबराया हुआ था और उनकी आवाजों में डर साफ महसूस हो रहा था। कैप्टन हर विवरण बड़ी सावधानी से सुनता और बीच बीच में नोट भी बनाता जा रहा था। आखिर में उसने निर्णय लिया, कल सुबह हम जंगल में जाकर पूरे क्षेत्र की तलाशी लेंगे। रात के लिए उन्होंने टेंट लगाने की सोची, लेकिन तभी प्रधान ने तुरंत कहा, नहीं साहब, टेंट मत लगाइए। वो जंगल रात में सुरक्षित नहीं है। आप हमारे गांव में रहिए, आपके लिए एक चौपड़ी का इंतजाम है। खाना पीना सब मेरी तरफ से। पहले तो कैप्टन ने इनकार किया, पर प्रधान के दबाव और समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसने हामी भर दी। उसी दौरान किसी ने धीरे से बताया, गंगा देवी अकेली थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये सुनकर माहौल कुछ और भारी हो गया, मानो हवा भी कह रही हो, अभी असली खेल शुरू हुआ था। उस रात गांव में एक अजीब भारी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा मौन जो सामान्य नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे गांव की हर झोपड़ी, हर पेड़ और हर पत्थर किसी अदृश्य डर के सामने झुककर सांस रोककर खड़ा हो। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे बिरथी गांव को अपनी ठंडी बाहों में समेट चुका था। हवा पतली और ठंडी थी, लेकिन उसके बहने में भी एक अनजाना कंपन था, मानो वो अपने साथ किसी बुरे संकेत को लेकर चल रही हो। दूर पहाड़ों के ऊपर आसमान बादलों से भरा था और चांद की रोशनी कहीं कोहरे में खोकर फीकी पड़ चुकी थी। कैप्टन एडवर्ड, जो पूरे दिन की यात्रा के बाद गांव पहुंचे थे, अब उस छोटी मिट्टी की झोपड़ी में बैठे थे जो प्रधान ने उनके रहने के लिए तय की थी। भीतर धीमे धीमे जलती हुई सूखी देवदार की लकड़ियों से हल्की रोशनी फैल रही थी।
उस रोशनी में दीवारों पर पड़ने वाली टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां मानो जीवित होकर सरक रही थी, जैसे कुछ अदृश्य उन दीवारों के पीछे सांस ले रहा हो। कैप्टन अपनी राइफल की सफाई में मग्न थे, पर उनकी उंगलियों में हल्का सा तनाव साफ महसूस हो रहा था। उनके पीछे बैठे दोनों भारतीय सिपाही धीमी आवाज में आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे और खिड़की की ओर घूम जाती थीं, जैसे उन्हें हर पल लग रहा हो कि कोई वहां खड़ा उन्हें देख रहा है। इसी दौरान प्रधान झोपड़ी में दाखिल हुए। उनका चेहरा गंभीर था और आवाज धीमी। उन्होंने धीरे से कहा, साहब, कोशिश कीजिए आज रात बाहर मत निकलिए। यहां रात को सब ठीक नहीं रहता। प्रधान की आवाज में ऐसा डर था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। कैप्टन ने हल्की मुस्कान दी, जैसे वह किसी मासूम डर को नजरअंदाज कर रहे हों। उनका, चिंता मत कीजिए प्रधान जी, हमने इससे भी खतरनाक जंगल देखे हैं, बाघों का सामना किया है। यह सिर्फ एक खूंखार जानवर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन प्रधान का चेहरा वैसा ही गंभीर रहा। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, साहब, यहां जो घूम रहा है वो साधारण बाघ नहीं है। यह कहकर प्रधान धीरे धीरे अपनी झोपड़ी में चले गए। रात और घनी हो चुकी थी। कैप्टन और साथी सिपाही सो चुके थे और पूरा गांव गहरी नींद में था। मगर आधी रात होने पर जंगल तो अब जीवित होने जा रहा था। अचानक दूर पहाड़ी ओर से एक लंबी फटी हुई किसी जानवर की चीख सुनाई दी, लेकिन वह बाघ की दहाड़ जैसी नहीं थी। वह अजीब सी आवाज थी, लेकिन दर्द और गुस्से से भरी हुई। तभी कैप्टन और सिपाही उठकर बैठ गए। उनकी नींद एक ही झटके में टूट गई। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर भयभीत नजरों से देखा। उनमें से एक कांपते स्वर में बोला, साहब, वो आवाज सामान्य नहीं थी। झोपड़ी के भीतर हवा का दबाव अचानक बदलता महसूस हुआ, और तभी बाहर सूखे पत्तों पर कुछ भारी और धीमी चाल चलते कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसे थी जैसे कोई बड़ा शिकारी बहुत सोच समझकर सावधानी से आगे बढ़ रहा हो। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। लगता था जंगल खुद अपनी सांस रोककर उस आने वाली चीज को सुन रहा है। एक सिपाही की आंखों में दहशत भर आई। दूसरा धीरे से दीवार से टिक गया, पर उसकी सांसों की आवाज तेज हो चुकी थी। कैप्टन ने हथियार उठाया और धीरे से फुसफुसाए, कोई भी दरवाजा मत खोलना। और फिर किसी भारी भरकम जानवर के सांस लेने की आवाज सुनाई दी, और फिर सब शांत हो गया। उस रात किसी ने एक पल भी आंख बंद करने की हिम्मत नहीं की, और अगली सुबह जब सूरज की रोशनी झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी, तो वहां 3 लंबी बेहद गहरी खूनी खरोंचें थीं, जो साफ साफ कह रही थी, वो आया था, वो उन्हें देख रहा था, और उसकी पहली चाल सिर्फ चेतावनी थी। और दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि बस रुकती है, क्योंकि सच कहें तो असली डर अभी शुरू ही हुआ है। आज रात आपने सिर्फ शुरुआत सुनी है। एक जंगल की चेतावनी, एक अदृश्य शिकारी की धड़कती हुई मौजूदगी, और वो रहस्यमयी दस्तक जिसने पूरी रात गांव वालों की नींद छीन ली। लेकिन आगे क्या होगा? उस दहाड़ के पीछे कौन है? क्या वो सिर्फ एक खूंखार बाघ है, या फिर कुछ ऐसा जिसे इंसानों ने लंबे समय से भुला दिया है? पर जंगल नहीं। क्या कैप्टन एडवर्ड कल सुबह सच का सामना करेंगे, या उनकी किस्मत भी उन्हीं निशानों पर खत्म हो जाएगी जहां गंगा देवी की आखिरी सांस ने जंगल में खोकर दम तोड़ा था? ये सब और भी बहुत कुछ आप जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय या हाई पॉइंट्स कमेंट में जरूर लिखें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूलिए मत, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक खतरनाक अनुभव होगा। जुड़े रहिए स्टोरी शॉट के साथ, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। सस्पेंस अब भी जिंदा है। और अब अपने दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, लाइट धीमी कर दीजिए, और नींद आए तो धीरे से सो जाइए, क्योंकि क्या पता जो आज रात आपके दरवाजे पर दस्तक दे वो इंसान न हो,